जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं कवि लेखक आलोचक संजुल शर्मा जी के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो विनोद कुमार शुक्ल को लेकर हम लोग संवाद कर रहे हैं और उस संवाद में लगातार जो है वो हिंदी साहित्य के जितने भी पुरोधा और दिग्गज कहें तो प्राय सभी अपनी अपनी राय से हम लोग को अवगत भी करा रहे हैं, न कहीं हम लोग को उन्नत भी कर रहे हैं, सोचने समझने के लिए कुछ संदेश भी दे रहे हैं, कुछ न कुछ प्रेरणा भी दे रहे हैं। और उनकी रचनाओं को लेकर भी जिस तरह से साफगोई से वे अपनी बात रख रहे हैं, तो कुछ चीजें बहुत स्पष्ट भी हो रही हैं और कहीं कुछ दुविधा है तो वो भी साफ साफ हो रही है कि दरअसल विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास क्या हैं, उनकी कविता क्या है, उसमें किस तरह की मुश्किलें हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं, विनोद कुमार शुक्ल खुद क्या हैं और उनकी सोच और उनके विचार क्या हैं, ये सभी तरह की बातचीत संवाद के माध्यम से बाहर आ रही है। तो आज जो आप उनके कविता को लेकर, विनोद कुमार शुक्ल की कविता को लेकर कहे कुछ विचार और कुछ टिप्पणी और कुछ राय हैं, और उसके बाद आप जी उनकी कुछ कविताओं का पाठ करेंगे, तो जी आप जी जी बताएं। जी मैं उनके कविता के संबंध में उन्होंने कुछ बातें जो उनकी पत्रिकाओं में छपी हुई है, उनके विचार कविता को लेकर के, तो मैं टिप्पणियों के तौर पे पढ़ देना चाहता हूँ कि उन्होंने विनोद कुमार शुक्ल ने कविता के बारे में क्या कहा है। तो जैसा कि उन्होंने सापेक्ष पत्रिका निकलती है महावीर अग्रवाल की, उसके 51 अंक में उन्होंने अभय कुमार मिश्रा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कविता के बारे में एक बात कही है। तो वो छोटी सी बात है, मैं उसका उल्लेख यहाँ पर कर देना चाहता हूँ। वो कहते हैं विनोद कुमार शुक्ल की दरअसल कविता एक ऐसी शांत हलचल है जो पाठक को बहुत ऊंचे उछाल देती है, और यह उछाल एक ऐसे नशे का अनुभव देता है जिसे पाने के लिए हम कविताओं की तरफ बार बार चले जाते हैं। ये उन्होंने एक अभय कुमार मिश्रा को जो इंटरव्यू दिया था सापेक्ष पत्रिका जो दुर्ग से निकलती है, उसमें उन्होंने ये बात कही। मैंने एक कोटेशन निकाला वहां से। इस पे बात करते हुए फिर एक और जो उन्होंने महावीर अग्रवाल जी को इंटरव्यू दिया उसी अंक में, तो वो उसी में आगे कहते हैं कि कविता एक ऐसे खेल की तरह होती है कि उसे खेल ना कहें। रचना दिखती नहीं है छुपा छुपाई के खेल की तरह। रचना दिखती नहीं है छुपा छुपाई के खेल की तरह। कविता पूरी होने के बाद मालूम होता है कि जिसके सहारे शब्द आगे बढ़े वह शब्द या वह बिंब छूट जाता है। बहुत पहले एक बारगी यह जानने के लिए मैं कविता करता हूँ। कविता लिखते हुए एक आकृति बनाई, बचकानी समझ के अनुसार पढ़ी और समझी, यह माना कि यह कविता है। फिर यह बता सकना बहुत मुश्किल है कि कविता क्या है। अब ये जो बात उन्होंने कही है उसके आधार पर यदि हम कविता को ढूंढें तो बहुत मुश्किल जाएगा उनकी कविता को समझना, यदि उन्होंने इस तरह की बात कही है तो, कि जिसमें वो कहते हैं कि बचकानी समझ के अनुसार पढ़ी और समझी कविता और यह माना कि यह कविता है। फिर भी यह बता सकना बहुत मुश्किल है कि कविता क्या है। ये उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। एक बात और उन्होंने कही जो सुदीप बनर्जी के संबंध में एक पुस्तिका निकली थी, उसमें वसुधा में जो इंटरव्यू 1994 में प्रकाशित हुआ था, वसुधा पत्रिका जो पहले जबलपुर से निकलती थी, इसके बाद फिर वो भोपाल से निकलने लगी। उसमें जो 1994 में जो इंटरव्यू दिया था उसमें एक बात उन्होंने कही थी विनोद कुमार शुक्ल ने, वो मैं पढ़ देना चाहता हूँ। कुछ नष्ट होने और बहुत कुछ नष्ट होते रहने का भविष्य है। पृथ्वी के नष्ट होने का भविष्य तो अंतिम भविष्य है। इतना कुछ नष्ट होते रहने के बावजूद पृथ्वी के नष्ट होने का भविष्य लगता है बहुत दूर है। रोजमर्रा का भविष्य इतना समीप होता है कि वह रोजमर्रा होता है। जैसे घंटे भर बाद हमारी रोटी खाना और किसी का 2 दिन से भूखे रहना। रोजमर्रे के इस सुख दुख में कविता का यह दावा तो नहीं करती होगी कि रेल से कटने आदमी जा रहा है और रेलगाड़ी आ रही है। कविता में छंद में या छंदहीन, गद्यात्मक, पद्यात्मक, प्रगतिशील बढ़ेगी और ऐन वक्त पर व्यक्ति को बचा लेगी। लेकिन यह सच है कि कविता किसी व्यक्ति के होने या ना होने से हटकर अब मनुष्य के कुल के ना होने का आतंक होने लगा है। अब मनुष्य हुए रहना ही इस आतंक से बचाएगा। ये बड़ी गंभीर बात उन्होंने कही है जो सुदीप बनर्जी के संबंध में जो पुस्तिका प्रकाशित हुई थी वसुधा में, उसमें उन्होंने कही है। एक बात और उन्होंने कही है जो आलोचना के सहस्राब्दी अंक में 12 जनवरी 2003 में प्रकाशित हुआ था कि कविता की जरूरत क्या है। उस संबंध में उन्होंने बात कही है कि हमारे यहाँ साहित्य, कविता इत्यादि के लिखने को सामाजिक तौर पर इतना अनसुना और अनदेखा रखा गया है
कि कविता और साहित्य का दायरा छोटा हो गया है। बाजार का सांस्कृतिक वर्चस्व जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों के हस्तक्षेप की भूमिका बहुत कमजोर नजर आती है। यह एक ऐसा गरीब समय है जिसमें गरीबी मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसा भुखमरी का समय है जिससे पेट भरना कोई मुद्दा नहीं बनता। गोया धर्म के लिए, धर्म के नाम पर भूखा रहना शायद उपवास रहने की तरह है, और राजनीति ने इसे स्वीकार करा लिया है। अब यह एक बड़ी जनता के द्वारा स्वीकृत पक्ष है। यह समय किसी विरोध का समय नहीं। कोई विरोध नहीं करता। विरोध का मूल गुण भी मनुष्य के भीतर नहीं। कोई जुलूस नहीं निकालता। प्रत्येक रहना अपने घर में सिमट कर बाहर से अपने को समाप्त कर लेने जैसा है। कविता लिखना जिस दिन राजनीतिक चुनौती होगा, उस दिन दुनिया की सामाजिक जरूरत भी होगी। ये बात उन्होंने कही है कि जब कविता लिखना एक राजनीतिक चुनौती होगा, उस दिन कविता की सामाजिक जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि सारी जो दुनिया है वो एक अकेले में बट गई है। ये वो बात कह रहे हैं कि कविता लिखना जिस दिन राजनीतिक चुनौती होगा, उस दिन कविता की सामाजिक जरूरत होगी। तो मुझे ये लगता है कि अभी वो ये कह रहे हैं कि कविता की जो है राजनीतिक चुनौती नहीं बनी है और कविता की सामाजिक जरूरत अभी नहीं है, ऐसा वो ये 2003 के इंटरव्यू में वो कह रहे हैं। एक पत्र वो जम्मू कश्मीर झांपी से छत्तीसगढ़ के नक्षत्र के रूप में निकलता है, शीरजा करके, उसमें भी उन्होंने बात लिखी। कविता डिमांड पर नहीं लिखी जाती। फिर कौन सा पाठक सामने हो यह कौन तय करेगा? कैसे तय होगा? अगर कहीं किसी की मांग के लिए रचना होती है तो ऐसी रचना रचनाकार के मूल रचना न होकर अपनी ही रचना का अनुवाद कर प्रस्तुत करने जैसा होगा। अपनी रचना का अनुवाद या व्याख्या करना एक हास्यास्पद काम है। ऐसा लगता है कि कविता की जरूरत कवि के कुछ एक लोगों की जरूरत में समेट जाने की एक दबाव की स्थिति बनती है, जो ठीक नहीं लगती। इतनी स्वतंत्रता तो होना चाहिए कि रचनाकार से यह ना कहा जाए कि वह किसी की इच्छा के अनुरूप क्यों नहीं लिखता। ये उन्होंने कहा है। दो बातें। अब इन सारी बातों में यदि हम देखें, ये चार, मैंने कम से कम 5 उनके ये जो कविता के संबंध में जो विचार है, मैंने 4 तरह के विचार प्रस्तुत किए। इसमें पहला विचार जो मैंने अभय कुमार मिश्रा के इंटरव्यू में दिया, उसमें उन्होंने कहा कि कविता एक शांत हलचल है जो पाठक को बहुत ऊंचे उछाल देती है और ऐसे नशे का अनुभव करती है कि जिसे पाने के लिए कविताओं की तरफ हम चले जाते हैं। ये एक सामान्य सी बात है जो उन्होंने कविता के अर्थ की बात की कि कविता में बहुत गहराई है जो पाठक को बहुत कहीं ले जाती है और उसको नशे में डुबो देती है ना। ये उन्होंने कहा कि कविता कहीं ले जाए ना ले जाए, लेकिन एक तरह का आनंद या नशा जो है वो देती है, ये उन्होंने कहा। और जब कविता आनंद देती है तो जिंदगी का सही रास्ता भी तय करने का वो दम्भ भरती है। हम इसके आगे की बात कहें तो ऐसा लग सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि कविता एक ऐसे खेल की तरह है, उसे खेल ना कहें। रचना दिखती नहीं छुपा छुपाई के खेल की तरह, वह खेल की तरह है। रचना दिखती नहीं, वो छुपती है, बाहर आती है। कविता पूरी होने के बाद मालूम होता है कि जिसके सहारे शब्द आगे बढ़े हैं वो शब्द हैं या बिंब छूट गया है, परंतु बहुत पहले एक बारगी जानने के लिए कविता करता हुआ कविता लिखते एक आकृति बनती है। फिर उन्होंने एक बात कही, बचकानी समझ के अनुसार पढ़ी और समझी कविता, ये समझ में नहीं आई, फिर यह बता सकना मुश्किल होता है कि कविता कैसे बन गई। जब कोई पाठक पढ़ता है और उसके अर्थ निकालता है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत गंभीर बात मैंने कह दी। ये कविता कवि के रूप में हम ये कहना चाहें कि विनोद कुमार शुक्ल बहुत सहज रूप से अपनी कविता के बारे में ये बात कह रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, और कविता की वह अर्थ आलोचक या पाठक उसमें से निकाल ले। ये बात उन्होंने कही। फिर तीसरी बात उन्होंने जो देश के संबंध में कही या भारत, ये क्या कह सकते हैं, विश्व के संबंध में कही कि पृथ्वी के नष्ट होने का भविष्य तो अंतिम भविष्य है। कुछ नष्ट होने के बाद पृथ्वी नष्ट होने का भविष्य लगता है बहुत दूर है, लेकिन मनुष्य का भविष्य तो है कि आदमी एक दिन भूखा रहता है, रोजमर्रा का दुख सुख है। कविता यह दावा तो नहीं करती, लेकिन कविता ऐसी तो है कि व्यक्ति के होने या ना होने से हटकर कुछ मनुष्य होने का आतंक तो है, और इस मनुष्य होने को बचाए रखने के लिए ही मालूम कविता है, जो सुदीप बनर्जी की पुस्तिका में उन्होंने लिखा। फिर तीसरी बात जिसका मुद्दा हम निकालें तो वो ये कहते हैं कि कविता लिखना जिस दिन राजनीतिक चुनौती होगा उस दिन कविता की सामाजिक जरूरत भी होगी। राजनीति अभी तो नहीं है, अभी कोई जुलूस नहीं है, कोई धर्म के बंधन में पड़ गए हैं, है ना। और लास्ट जो उन्होंने शीरजा को जो बात कही है उसमें कहा है कि स्वतंत्रता इतनी होना चाहिए कि रचनाकार को यह ना कहा जाए कि किसी की इच्छा का अनुरूप वो लिखे, जैसी उसकी इच्छा होगी वह उस अनुरूप लिखेगा। ये 4 बातें उन्होंने कविता के संबंध में कही है निर्भय जी।
आप इस बारे में कोई सवाल यदि करना चाहें नहीं, तो मैं उसके उत्तर बाद दूं। जो उनकी कविताओं के माध्यम से समझा जाए कि आपके पास जो उनकी कविताएं उपलब्ध हैं या जो हाँ हाँ संग्रह हाँ उपलब्ध हैं, अब उसमें हाँ, मेरे पास उनके दो संग्रह अभी मेरे पास है। एक तो पहला संग्रह जो है उनका, वह आदमी हाँ, नया तो गर्म कोट पहला पहन कर। संग्रह जो है जिसको लेकर के कहा गया था कि अब हमें असमर्थ विनोद कुमार शुक्ल जैसे असमर्थ कवि नहीं चाहिए, तो उनमें से कुछ जी जी। कविताओं को बताया जाए कि दरअसल जो आलोचक इस तरह की बात कहते हैं, या हम लोग क्या यह कहने की स्थिति में है कि हिंदी को ऐसे आलोचक, असमर्थ आलोचक नहीं चाहिए जो पहली ही किसी की कविता की किताब पर इस तरह का, एक तरह से कहा जा सकता है, फतवा जैसे कुछ देने की कोशिश करते हैं या फिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ हाँ, मैं इस बारे में वो कविता तो बहुत लंबी कविता है, उसको ना पढ़ते हुए, बहुत लंबी कविता है कि मैं एक कविता जिसकी जिसकी बात उन्होंने कही है वो, उसको ना पढ़ते हुए मैं एक अलग से एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, जो जो शायद मैं पहले वाले चर्चा में वो कविता पढ़ चुका हूँ, वह आदमी नया गर्म कोट पहन कर चला गया। जी, ये तो तो इसकी हो ना गया चर्चा, है दूसरी ये तो कविता। हो चुकी है। और मैं दीवार के ऊपर हूँ, ये भी कविता हो गई जी है ना। अब मैं कविता जो है, एक कविता जो उनकी है, लकड़हारे यदि जंगल की तरफ जाएं, ये एक कविता है जो मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। ये एक मिनट में निकाल लूँ इसको। ये कविता 24 नंबर पेज पर है। हाँ, ये कविता जो है, लकड़हारे यदि जंगल की तरफ जाएं, ये थोड़ी सी 2 पेज की कविता है, नहीं 2 पेज की कविता है, छोटी सी है। लकड़हारे यदि जंगल की तरफ जाएं तो जंगल अपने ही पेड़ों के घेरे में बचने की कोशिश करते हुए किसी अंतिम पेड़ में छिपा रहेगा। लकड़हारे यदि जंगल की तरफ जाएं तो जंगल अपने ही पेड़ों के घेरे में बचने की कोशिश करते हुए किसी अंतिम पेड़ में छिपा रहेगा। जंगल के बीच से यदि कोई रास्ता जंगल में मैदान की लताओं की तरह, तो इसी रास्ते से जंगल की जान का निकलना बहुत परेशानी की बात है। यदि अंतिम पेड़ बचा है, अंतिम पेड़, अंतिम सांस, हरा भरा डालियां, पत्तियां, फूलों वाला आदमी के लिए जो मेहनती है, तो खत्म जंगल की जगह है मैदान। मैदान इधर उधर अपने लंबे चौड़े फैलाव में दूर तक चारों तरफ से इंतजार करता हुआ, बढ़ई, कारीगर, मिस्त्री, रेजा कुली का घर होने के लिए। कभी चट्टान में गुफा होने की प्रकृति, अब मैदान में घर होने की प्रकृति। कभी चट्टान में गुफा होने की प्रकृति, अब मैदान में घर होने की प्रवृत्ति। मैदान खत्म होने के लिए आखिरी मकान बनने तक, आखिरी मकान गोया आराम की सांस, हवादार छत खिड़कियों वाली आदमी के लिए जो मेहनती है। यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छी लाइन है कि आदमी के लिए जो मेहनती है, हाय इनमें लकड़हारे, बढ़ई, मिस्त्री का कोई नहीं था घर। ठीक ठीक शहर को बसना है, इस तरह जंगल का दुख है। आप ये बताइए, ये कविता तो पूरी जन सरोकार की लगती है। जी ये जो कविता जी है कि वहां वो कह रहा है कि जंगल मिट रहा है शहर बसने के लिए, पहाड़ पहाड़ जो है जा रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं कौन लोग हैं? लकड़हारे, बढ़ई, मिस्त्री, ये जो बना रहे हैं सब, जिन्होंने बनाया है, लेकिन उनके लिए कोई मकान नहीं। जंगल को, इस शहर, ठीक ठीक शहर को बसना है, इस तरह जंगल का दुख है कि इस तरह जो ठीक ठीक शहर बस रहा है, जंगल का दुख है कि जो बनाने वाले हैं उनको मकान नहीं। ये उन्होंने, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पहले संग्रह की ये कविता जो है, लकड़हारे यदि जंगल की तरफ जाए, तो ये पूरी तरह से जन सरोकार की कविता है। जी एक है ना, ये तो आपने ये लड़की हरे भरे पेड़ देखती है, मैंने इसको भी आप पढ़ दिया है। हाँ, अब मैं एक कविता और पढ़ना चाहूंगा, जबलपुर बिलासपुर संभाग, जिसकी चर्चा शायद त्रिपाठी जी ने की थी, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने उसमें की थी। वो कविता मैं पढ़ना चाहूंगा, जो इस संग्रह की सबसे अंतिम कविता है, जिसमें वो किसानों की बात करते हैं कि किसान जो है वो ट्रेन में सवार हो जाते हैं, वो कविता है। तो मैं, ये थोड़ी सी लंबी कविता है, जी जी चलेगा जी पढ़ दूं मैं इसको, है ना, काफी जी लंबी है। रायपुर बिलासपुर संभाग, हाय महाकौशल छत्तीसगढ़ या भारतवर्ष,
इसी में नांदगांव मेरा घर, कितना कम पहुंचता हूँ जहाँ, इतना जिंदा हूँ। सोचकर खुश हो गया हूँ कि पहुंचूंगा बार बार, आखिरी बार बहुत बूढ़ा होकर। खूब घूमता जहाँ था, फलांगता छुटपन, बचपन भर फलांगता इतने वर्ष तक। उम्र के इस हिस्से पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते, जिंदगी की इतनी दूरी तक पैदल कि दूर उतना है नांदगांव कितना अपना। राजनांदगांव को नांदगांव भी कहते हैं, है ना। स्टेशन पर भीड़ गाड़ी खड़ी हुई है, स्टेशन पर भीड़ गाड़ी खड़ी हुई है। झुंड देहाती 50 का रेला, आदमी औरत लड़के लड़की, गंदे सब नंगे ज्यादातर। कुछ बच्चे रोते बड़े जोर से, बाकी भी रुआसे सहमे, सटे जुड़े सटे एक दूसरे से इकट्ठे। कूड़े करगट की गृहस्थी का सामान लाद, मोटरा पोटली ढिबरी कंदिल, लकड़ी का छोटा सा गट्ठा, एक टोकरी में बासी की बटकी हंडी, दूसरी में छोटा सा बच्चा, छोटी सुंदर नाक, मुंह छोटा सा प्यारा। बहुत गहरी उसकी नींद। भविष्य के गर्भ में उल्टा पड़ा हुआ बहुत गरीब बच्चा वर्तमान में पैदा हुआ। भोलापन बहुत न समझी, 50 के घुसने को एक साथ एक ही डिब्बे में लपकते, वहीं फिर एक साथ दूसरे डब्बे में। एक भी छूट गया अगर, ये जो बात कही थी उन्होंने, एक भी छूट गया अगर तो गाड़ी में चढ़ने से उतर जाएंगे सबके सब। ये जो बात उन्होंने कही थी विश्व त्रिपाठी ने, वो ये बात कही गई है कि एक भी यदि छूट जाता उनके कुंबे का तो सब बाहर उतर जाएंगे। डर उससे भी ज्यादा है, अलग अलग बैठने की बिल्कुल नहीं हिम्मत। घुस जाएंगे डिब्बों में, खाली होगी बेंच। यदि पूरा डब्बा तब भी खड़े रहेंगे चिपके कोनों में, या उखरू बैठ जाएंगे थक कर नीचे डिब्बे की जमीन पर, निष्प्रह उदास निष्कपट इतने कि गिर जाएगा उन पर केले का छिलका या फल्ली का कचरा, तब और सड़क जाएंगे वहीं कहीं। वैसे जगह दे रहे हो कचरा फेंकने की अपने ही बीच। कुछ लोगों को छोड़ बहुतों ने देखा होगा पहली बार आज रायपुर इतना बड़ा शहर। आज पहली बार रेलगाड़ी, रोड रोलर, बिजली, नल छोड़कर अपना गांव जाने को। असम का चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़, लगेगा कैसे उनको कलकत्ता महानगर। याद आने की होगी बहुत थोड़ी सीमा। चंद्रमा को देखेंगे वहां तो याद आएगा शायद गांव की छानी छप्पर का सफेद रखिया, आकाश की लाली से लाल भाजी की बाड़ी। नहीं होगी जमीन जहां जरी खेड़ा भाजी, आंगन में करेले का घना मंडप जिसपे कोई ना कोई हरा करेला छुपकर हरी पत्तियों के बीच टूटने से छूट जाता, दिखलाई देता। जब पक कर लाल बहुत हो जाता, देखेगा जब वो पहली बार। सुबह शाम का सूरज छूट कर रह गया वहां दिन, छूट कर सुबह शाम का सूरज। दूर हो जाएगी गवई याद आने की अधिकतम सीमा से भी। क्षितिज के घेरे से मजबूत और बड़ा कलकत्ते का है घेरा। कलकत्ते मजदूरी करने जो जाते हैं किसान, उनके बारे में। कलकत्ते का घेरा कि अपनी ही मजबूरी की मजदूरी का, गरीबी अपने में एक बड़ा घेरा। नहीं मैं नहीं पहुंच सकूंगा नांदगांव, मरकर भी ना, जिंदा रह टिकट कर दूं वापस। चला जाऊं तेज भागते, गिरते पड़ते हाँपते, देखूं झोपड़ी एक एक कितनी खाली। क्या था पहले, क्या है बाकी। छूट गई होगी धोखे से साबुत कोई हंडी, पर छोड़ दिया गया होगा दुख से मेरा तिनका तक अरहर काढ़ी एक एक। समय गुजर जाता है जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर। फिलहाल सूखा है इसलिए वसूली स्थगित। पिटते हुए आदमी के बेहोश होने पर जैसे पिटना स्थगित। देखना एक जिंदा उड़ती चिड़िया भी ऊंची खिड़की से फेंक दिया किसी ने। देखना एक जिंदा उड़ती चिड़िया भी ऊंची खिड़की से फेंक दिया किसी ने। मरी हुई चिड़िया, बाहर का भ्रम, कचरे की टोकरी से फेंका हुआ मरा वातावरण। मर गया एक बैल जोड़ी की तरह, एक मुश्त रायपुर और बिलासपुर, इसे महाकौशल कहूं या छत्तीसगढ़। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ये सब खत्म हो रहा है, यहाँ काम कुछ नहीं है, लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, यहाँ तो अकाल पड़ा है। मर गया प्रदेश, मर गई जगह, पड़ी हुई उसी जगह। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र, बिखर गई बैलों के अस्थि पंजर। सब जमीन उत्तर से दक्षिण, जमीन के अनुपात से आकाश को गिद्ध कहूं इतना भी नहीं काफी, जितना अकेला एक गोंठिया काफी। फिर मरे हुए दिन पर छाई रात अंधेरी। शब्द खेत, शब्द पत्थर, शब्द जो है खेत हो गए हैं, शब्द पत्थर,
मेड़ के नीचे धसे पत्थर, बल्कि चट्टानें, फासिल हुई फसलें। दृश्य तालाब का, गड्ढे का दृश्य साफ है। तालाब का पंजर, तालाब सूख गया है तो पंजर हो गया है। पड़पड़ाया हुआ मन का तालाब, पड़पड़ाया हुआ मन तालाब का भीतरी, जिसमें सूखी हरी घास की परत। ये वो कह रहे हैं कि मन का जो तालाब है, वो तो सामने का तालाब तो पड़पड़ाया है, सूख गया है, लेकिन मन का तालाब जो है वो भीतरी रूप से सूखी हरी काई की परत, जो हरी काई की परत है वो भी सूख गई है। सूख गया हरा विचार तालाब का, जो हरा विचार है जीवन जीने का, वो भी सूख गया है इन लोगों में गरीबी भुखमरी से। पार के ऊपर जाकर मंदिर के पास खड़ा किसी पेड़ का, जैसे एक पुराना बरगद पेड़ का नीम सूखा, या एक पेड़ की कहानी की शुरुआत। लकड़ी के पेड़ के बबूल, पीपल, लकड़ी की अमराई। एक गरीब खेतीहर के बेदखल होते ही छूट कर रह गई जमीन। जमीन का नक्शा होकर टंग गई जमीन दीवार पर, कि हिमालय एक निशान, हिमालय का नक्शे में नदियां बड़ी बड़ी बस चिन्ह नदियों के। पुल, रेलगाड़ी की पटरी, सड़क और निशान समुद्र के। नक्शा पूरा टंगा हुआ देश का दीवार पर। ये वो कह रहे हैं कि नदियां बड़ी बड़ी बस चिन्ह नदियों के, मतलब नदियां भी सूख गई हैं। पुल, रेलगाड़ी की पटरी, सड़क, निशान समुद्रों के। नक्शा का पूरा टंगा हुआ देश का दीवार पर। कहाँ नांदगांव, उसमें मेरा घर। कहाँ है मेरा नांदगांव, उसमें मेरा घर। बहुत मुश्किल ढूंढने में पार्री नाला, नदी मुहारा, रास्ता पगडंडी का, घर आंगन, एक पेड़ मुनगे का, अजिया ने जिसे लगाया था। अजिया माँ को कहते हैं वहां पे। कि घर आंगन, एक पेड़ मुनगे का, अजिया ने जिसे लगाया था। दो पेड़ जाम के, जाम मतलब ये अमरूद को कहते हैं। दो पेड़ जाम के, बाप जी, बड़े भैया के और चाचा की छाया। अम्मा से एक एक ईंट घर की और चूल्हे की आगी। बहुत थक कर एक कोने में पड़ जाती। बहुत मुश्किल इन सबका उल्लेख नक्शे में। नहीं कोई चिन्ह तालाबों में खिले हुए कमल का। तैरती छोटी छोटी मछलियां, झींगा, सिंगी, बामी, कातल, ये मछलियों के नाम हैं। कूदते नंग धड़ंग छोटे बड़े गांव के लड़कों का। तकनीकी तौर पर भी मुश्किल यह सब नक्शे में, जब गांव बहुत से और छोटे छोटे हों, गरीब करोड़ों और रईस थोड़े हों। जब तक ना वहां बड़े कल कारखाने या बांध ऊंचे हों। बिना जाते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जब याद आते हैं नांदगांव पहुंचने के छोटे से छोटे देहाती स्टेशन। इधर से रसमड़ा, मुड़ी पार, बरमाल कसा, ये छोटे स्टेशनों के नाम हैं जो राजनांदगांव जाते समय आते हैं। रसमड़ा, मुड़ी पार, परमाल कसा, उधर से बुसरा, बाकल। तब लगता है मैं कहीं नहीं, बस निकाल दिया गया दूर कहीं बाहरी सीमा से। निहारते नक्शे को नक्शे के बाहर खड़े खड़े, लिए हाथों में एक झोला, एक छोटी पेटी का अपना वजन। फिर थक कर बैठ जाता हूँ पेटी के ऊपर, कि इस तरह खड़े खड़े थकने से पछताता हूँ कि तालाब की सूखी गहराई के बीच मैं भी तालाब का कोई छोटा सा जीवित विचार दिखूं, है ना। कि मैं भी कोई ऐसी चीज रखूं कि जिसमें तालाब जीवित हो जाए, जीवन जीवित हो जाए। जिंदगी के गीलेपन से रिश्ता हुआ, पीपल की गहरी जड़ों को छूता, खेत के बीच कुएं के अंदर झरने सा फटूं। ये इसमें जो सार्थकता है, अभी तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ में अपनी सार्थकता कैसे सिद्ध करूं मैं। तो वो ये कहता है कि मैं भी तालाब का कोई छोटा सा जीवित विचार रखूं। जिंदगी में गीलेपन से रिश्ता हुआ, पीपल की गहरी जड़ों को छूता, खेत के बीच कुएं के अंदर झरने सा फूटूं। मेहनत के पसीने से भीग जाऊं, पलट कर वार करते हुए बुरे समय के बाढ़ के पानी को दीवार सा रोकता बांध का परिचय दूं। कि मैं क्या हूं आखिर, मेरी ताकत भी क्या है। बाढ़ को रोकने वाली दीवार छोटे से गांव के तालाब का छोटा सा विचार है, बिखर गए एक कमजोर को इकट्ठा करता हुआ। ताकत एक परिचय है कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत भी क्या है। इकट्ठी ताकत तो एक एक कमजोर का विचार है। ये संगठित होने की बात उन्होंने कही है। गूंजी तब गाड़ी की तेज सीटी, कानों में हवा साए साए गूंजी। अधेरे अधर में लहर गई एक हरी बत्ती, कि किसी खूंखार जानवर की अकेली आंख अंधेरे में हरी चमकी। चलने को है हम हर हमेश की रेलगाड़ी। हड़बड़ा कर मैं पेटी से उठा, कि हाथ का झोला छिटक कर दूर जा पड़ा। गिर गया टिफिन का डिब्बा झोले से बाहर, लुढ़कता खुलता हुआ। रोटी और सूखी आलू की सब्जी को बिखारता ढक्कन अलग दूर हुआ। अचानक तब इकट्ठे भूखे नंगे लड़कों में होने लगी उसी की छीना झपटी। मेरी छाती में धक धक, मेहनत के आगे भूख का खतरा हर हमेश। कांप गए पैर, अरे रोक दो, मत जाने दो मजबूर विस्थापित मजदूरों को। कहाँ गया लाल झंडा,
लाल बत्ती गाड़ी रोकने को, आ गया, आ क्यों नहीं जाता सामने सूर्योदय वाला सिग्नल सा, खींच तो उनमें से कोई जंजीर खतरे की, या पहुंचे कोई इंजन तक, कर ले कब्जा गाड़ी के आगे बढ़ने पर, पलटा दे दिशा गाड़ी को, कूदे सब खिड़की के दरवाजे से डिब्बे की, लौटे लेकर फैसले का विचार लश्कर, छोड़ दे पीछे मोह कचरे की गृहस्थी का, टट्टा कमचिल बासी की बटकी हंडी भी, पर भूल ना जाए ढिबरी कंदिल, जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की। ये उसके विचार जो है बहुत ऊर्जा से भरे हुए हैं। एक गरीब जैसे हर जगह उपलब्ध आकाश पर, गोली का निशान गोल सूरज, रिश्ता रक्त पूरब की कोई सुबह, उसी सुबह एक जिंदा चिड़िया का हल्ला, देखने को टोला पारा का उमड़ा, ये टोला पारा मोहल्ले का नाम कहलाता है, कि देखने को टोला पारा उमड़ा, सुनाई देती है सीटी उस चिड़िया की, बुलबुल ही शायद दिखलाई नहीं देती, कहाँ है एक ने कहा मुझे दिखी, उसे घेर कर तुरंत जमघट हुआ, चिड़िया बुलबुल दिखाने को, बच्चे को कंधे पर बैठाए लोग, इस तरह भविष्य तक ऊंचे लोग, सबके इशारों पर एक टक नजर उधर वहां, था एक पेड़ की कहानी का जहां खात्मा, नहीं चला होगा लंबा किस्सा, समाप्त बीचों में ही हुआ होगा, वही सुरक्षित पीपल का एक बीज अंकुर, एक पेड़ है कहानी की शुरुआत उसी पेड़ पर, जिस पेड़ की फुनगी के सारे आकाश का निमंत्रण, हरा मुलायम हरी लल छोह चमकते नए पत्तों के बीच, बस उसी पेड़ पर। ये पेड़ पर ये कविता खत्म होती है निर्भय जी। और ये कविता पूरी आशा से भरी हुई है कि एक जो मजदूर जा रहे हैं वो लौट जाएं, पेड़ फिर से उग जाए और एकजुट हो जाए अपनी गरीबी को दूर करने के लिए। ये कविता कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रायपुर बिलासपुर संभाग के जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करने कलकत्ता जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, उन पर ये कविता है पूरी। अब इस कविता को देखने के बाद तो इनका जन सरोकार कहीं ये नहीं लगता कि वो कलावाद से जुड़े हुए हैं। ये कविता तो पूरी तरह जन सरोकार की कविता और इस संग्रह में अगर कोई और ऐसी कविता हो जो उल्लेखित हो, नहीं तो दूसरे संग्रह से कुछ कविताएं। हाँ, मैं दूसरे संग्रह से कविता पढ़ता हूँ। दूसरा संग्रह उनका जो है, जो मुझे मिला है, वो है अतृप्त नहीं। पहला संग्रह कौन था? पहला संग्रह वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जिसकी अभी मैंने लंबी कविता पढ़ी एक। इतनी लंबी हेडिंग है वो पहले संग्रह का? हाँ, पहले संग्रह का यही हेडिंग है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। एक बात और मैं बता दूं कि विनोद कुमार शुक्ल ने अपने एक साक्षात्कार में ये कहा है कि इस संग्रह का नाम मैंने नहीं रखा इस संग्रह का नाम अशोक वाजपेयी ने रखा है। ये उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा जब मैंने अभी देखा। ये तो अशोक वाजपेयी ने उसका नाम इतना लंबा क्यों रखा, क्या यह भी उन्होंने बताया? हाँ, यही बोले कि मैं तो रखता नहीं अपने संग्रह का नाम, मुझे बहुत कठिनाई जाती है नाम रखने में, तो उन्हीं ने ये संग्रह का नाम रखा है, ऐसा उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है। क्या अशोक वाजपेयी ने उनकी कविता को लेकर जो कहा है वो कुछ आपको याद है या कुछ पंक्तियां आपके पास हैं? ये कह सकते हैं कि इसका जो ब्लर्ब लिखा है इस संग्रह का, वो शायद अशोक वाजपेयी की हो सकती है, क्योंकि ये संग्रह उन्हीं ने छपवाया है। तो हो सकता है कि ब्लर्ब में ऐसा कुछ इसमें कहीं नाम लिखा नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि उनका ब्लर्ब हो सकता है। तो मैं कैसे इसको कह दूं जो ब्लर्ब में लिखा है कि उन्होंने लिखा है। आपने नहीं देखा कि अशोक वाजपेयी ने उनकी कविता या को लेकर कुछ कहा हो? नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि विष्णु खरे ने जो अतिरिक्त नहीं है उसका ब्लर्ब जरूर लिखा है, जो अतिरिक्त नहीं कविता संग्रह है। क्या उन्होंने लिखा है? थोड़ा उसको ही पढ़ के सुना दीजिए, उसके बाद कविता हाँ, ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरा संग्रह जो अतिरिक्त नहीं है वो प्रकाशित हुआ है, मैं बता देता हूँ। ये प्रकाशित हुआ है वाणी प्रकाशन से, और इसके ये प्रकाशित का जो सन है वो मैं आपको बता, ये प्रकाशित हुआ है 2000 में, अतिरिक्त नहीं। तो इसमें विष्णु खरे ने ब्लर्ब लिखा है, थोड़ा लंबा है, उनकी कविताओं को लेकर के। वो लिखते हैं कि पिछले 4 दशकों से कविता लिखते हुए तथा उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचे हुए जिसमें अधिकांश कवि लेखक अपनी पिछली कमाई की जुगाली करते नजर आते हैं, विनोद कुमार शुक्ल अपनी सृजनशीलता से इस नए संग्रह में भी हमें अवाक और हतप्रभ कर देते हैं। कुछ मतिभंग, उन पर भाषाएं खिलवाड़, चमत्कार, वक्रोक्ति, उलटबाजी, शिल्पातिरेक या कलावादिता का आरोप लगाते हैं।
ये उन्होंने कहा है। कुछ मति भंग, कुछ मति मंद जी, जो उन पर भाषाई खिलवाड़, चमत्कार, वक्रोक्ति, उलटबाजी, शिल्पातिरेक या कलावादिता का आरोप लगाते हैं, वे जरा इस संग्रह की हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था और तथा जैसी कविताएं देखें जिनमें कवि की अपनी शैली की सारी जिदों का निर्वाह भी हुआ है और भारतीय समाज तथा मानव मात्र को लेकर पूरी सहानुभूति, करुणा और प्रतिबद्धता भी असंदिग्ध रूप से उजागर है। यह विनोद कुमार शुक्ल ही कह सकते हैं कि आदमी को जानना जरूरी नहीं है, उसकी हताशा को और उसके साथ चलने को जानना बहुत है। जो यह कहते हैं कि कवि हमारे यथार्थ का कोमलीकरण करता है, वे देखें कि उसके कान दुकानदार द्वारा राशन लेने वाली को धीरे से दी गई माँ बहन की गाली सुन सकते हैं और फिर उसकी आंखें उस गाली से जन्म उस लड़के को भी देख सकती हैं जो जुलूस वालों को ठीक वही गाली देता है। तथा और केवल यद्यपि जबकि वैसे तदनुसार अलावा अतिरिक्त जैसे सादा, गंभीर या काव्यात्मक तथ्यों से विनोद कुमार शुक्ल हमारी जिंदगी की तमाम विसंगतियों, हास्यास्पदताओं, शुद्ध हास्य तथा मानवीय मार्मिक स्थितियों को ऐसी जटिल संपुंजनों में रखते हैं जो रघुवीर सहाय की परंपरा को, जो बाजार से खरीदी गई है में दिखती है, आगे ले जाते लगते हैं। ये उन्होंने कहा कि रघुवीर सहाय की परंपरा को वो आगे ले जाते हुए दिखते हैं। स्मरण रहे कि विनोद कुमार शुक्ल शमशेर बहादुर सिंह के साथ हिंदी के सबसे बड़े प्रयोगधर्मी कवि हैं। जैसे उन्होंने कुछ याद किया है, कुछ काला बैगनी की शमशेरियत दृष्टव्य है, किंतु सिर्फ उन्हीं ने यह सिद्ध किया है कि लगातार प्रयोग और लगातार प्रतिबद्धता एक साथ संभव है। ये वो कहते हैं कि वो प्रयोग भी कर रहे हैं और लगातार प्रतिबद्ध भी हैं। ये बात विष्णु खरे स्वीकार कर रहे हैं। उनके सिवा कौन लिख सकता है, ये उन्होंने कविता का उल्लेख किया है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है, अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं इस समय, या थोड़े थोड़े भविष्य से ढेर सारे अतीत इकट्ठा करता बचा हुआ तब भी ढेर सारा भविष्य होता है। ऐसे में ईश्वर है कि नहीं की शंका में कहता हूँ, मुझे अच्छा मनुष्य बना दो, सबको सुखी कर दो। ये कविता की पंक्तियां हैं। अपने अस्तित्व विवेक और कवि कर्म की समस्याओं और जिम्मेदारियों को लेकर जो एक साथ सूक्ष्म एवं विराट, व्यष्टिपरक एवं समष्टिपरक, स्थानीय तथा सचराचरोन्मुख, भौतिक तथा अधिभौतिक, विनोद कुमार शुक्ल शायद हिंदी के सर्वाधिक जागरूक और निर्भीक निसंकोच कवि नजर आते हैं। उन्हें क्या कहा जाए इसकी चिंता उन्हें नहीं व्यापती। मैं अंतर्मुखी होकर कविता में अपने को एक वाक्य देता हूँ, ये कविता है उनकी, कि मैं अंतर्मुखी होकर कविता में अपने को एक वाक्य देता हूँ कि चलो निकलो। इस वाक्य से बाहर देना भूल जाता हूँ, इसलिए अपने अंदर और निकल जाता हूँ, तैयार होकर बाहर बहुत अंतर्मुख के साथ निकल आता हूँ, खुली हवा में उसी से सांस लेता हूँ। किंतु विनोद कुमार शुक्ल का कवि अंतर्मुखी है कहाँ? निसंदेह इन कविताओं में से कुछ में से एक अंतर यात्रा पर निकलते हैं जिसमें ईश्वर की निराकार साकार अधिकता, बुद्ध, कैलाश, शिव, कृष्ण मंदिर और 84 करोड़ देवी देवता हैं। इस महायात्रा में गंगा, ब्रह्मपुत्र, पूर्वज, पितामह, हिमालय, मंत्र, अलख, दर्शन, भस्म, भभूत, शून्य तथा सत्य के पड़ाव भी हैं। यह उस गहरे हिंदुत्व की कविताएं हैं जिसका कोई लेना देना भाजपाई या मनुवादी हिंदुत्व से नहीं है, बल्कि जहां हिंदुत्व एक महान मानवतावादी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, कलात्मक परंपरा विशेष का पर्याय बन जाता है और साथ में एक नितांत निजी आस्था भी, जिसे शायद हिंदुत्व कहा भी नहीं जा सकता। विनोद कुमार शुक्ल के लिए यह सब इतिहास, भविष्य, वर्तमान तथा अतीत के विस्मित कबाड़ का हिस्सा भी है। ऐसी कविताओं में कीड़ों के जीव जगत से लेकर वे पहाड़ तक हैं जो फासिल हो चुकी हैं, उड़ाने हैं। इनमें से कुछ में भविष्य को इस तरह स्मरण किया गया है जैसे वह अतीत हो। वे हिंदी के उन कवियों में से हैं जो सब देखना बखानना चाहते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती है सरीखी कविता लिखकर विनोद कुमार शुक्ल ने यह समस्या भी खड़ी कर दी है कि उनकी ऐसी रचनाओं का संबंध उनके अद्वितीय गल्प से कैसे बिठाया जाए। जो उन्होंने दीवार में खिड़की रहती है कविता भी लिखी है और ये उपन्यास भी लिखा है। इधर हिंदी में कुछ कवियों ने प्रेम, दाम्पत्य तथा ऐन्द्रिकता पर विशेष रियाज किया है,
किंतु इस संग्रह में कुछ कविताओं को पढ़कर जाना जा सकता है कि इन विषयों पर स्निग्ध मार्मिकता से कैसे लिखा जाना चाहिए। यह संग्रह हैरत अंगेज ढंग से दिखाता है कि प्रौढ़ विनोद कुमार शुक्ल की सृजनात्मक ऊर्जा में कमी तो क्या आई है, उल्टे उनका कवि अपने ऐसे रोमांचक आयाम उद्घाटित कर रहा है जो नितांत अप्रत्याशित थे। उन्हीं के बिंब में उनकी कविता वह जलप्रपात है जिसमें सबकी आवाजों का कोरस समाया हुआ है, जिन्हें अब भी विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी का समसामयिक सबसे बड़ा कवि मानने में कुछ आध्यात्मिक कठिनाई होती हो, उन्हें जीव दयावश रियायत देते हुए यह तो सदर कहा ही जा सकता है कि निसंदेह वे हमारे सबसे बड़े कवियों में से एक हैं। ये ब्लर्ब में लिखा है, अतिरिक्त नहीं में। ये और कुछ कविताएं इस संग्रह से अतिरिक्त नहीं से, हाँ मैं इसमें से कविताएं वो हताशा वाली कविता तो आप एक तो अतिरिक्त नहीं कविता नामक शीर्षक से कविता भी होगी। हाँ नहीं, अतिरिक्त नहीं के नाम से शीर्षक से कोई कविता नहीं है। कविता में अतिरिक्त का उल्लेख आया जरूर है, इसके नाम से कोई कविता नहीं। मैंने देख लिया था, इस नाम से तो कोई कविता नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये जो हताशा में एक व्यक्ति ऊपर बैठ गया था, ये कविता तो मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि ये कविता शायद आप लोगों ने बहुत बार नहीं। एक बार फिर सुना दीजिए। सुना दूं मैं ये वाली? हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, क्योंकि ये रवीश कुमार ने भी पढ़ दी है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ दी है। कोई बात नहीं। हाँ, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ। मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये कविता है। तो ये कविता मुझे ऐसा लगता है, मेरी दृष्टि है, लेकिन इसको उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छी कविता है, लेकिन ये कविता थोड़ी सी चमत्कार उत्पन्न करने वाली लगती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और दूसरी कविता संग्रह के अब मैं दूसरी कविता एक पढ़ रहा हूँ। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, ये मैं कविता पढ़ के सुनाता हूँ। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, ये कविता का शीर्षक है। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है, ये अच्छी कविता है। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है, अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं, पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। सबके हिस्से का चंद्रमा वही पूरा चंद्रमा है, अपने हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पी पाते हैं। वो जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है, और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सभी लोगों को पूरा पूरा आकाश मिलता है, वो कह रहे हैं। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है, सब अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। यहाँ से वो कविता शुरू होती है कि जैसे आकाश मिल जाता है, हवा मिल जाती है, लेकिन खाना उसके हिस्से का नहीं मिलता। कि अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस समय सबकी घड़ी में जो बज रहा है समय, किसी का बुरा है, किसी को खाना नहीं है, किसी को। ये कविता बड़ी अच्छी कविता है कि अपने हिस्से में लोग आकाश देख लेते हैं। यानी प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन खाना नहीं देती, नौकरी नहीं देती, ये वो कहना चाहते हैं। एक कविता है, पढ़ूं मैं? यद्यपि नहीं होना था, ये भी अच्छी कविता है। यद्यपि नहीं होना था, शुरू में तो यद्यपि नहीं होना था। यद्यपि चावल खरीदने निकला की जगह कि बिना यद्यपि के चावल खरीदने निकला होना था। जबकि यह शहर वैसे बहुत शहर नहीं, जबकि कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। जबकि ज्यादा जान पहचान होने के बाद भी मैं अनाज उसी भाव से खरीदूंगा। ये देखिए एक बात इस कविता में जो कही गई है कि एक जो आदिवासी है जब अनाज खरीदने जाएगा तो जो बनिया उसको कीमत देगा उसी में वो अनाज खरीदेगा, वो उसे मोल तोल क्या करेगा। एक मध्यम वर्ग का आदमी जाएगा तो वो उसी में खरीदेगा अनाज। ये वो बात कह रहे हैं कि यद्यपि नहीं होना था, शुरू में तो यद्यपि नहीं होना था। यद्यपि चावल खरीदने
निकला की जगह कि बिना यद्यपि के चावल खरीदने निकला होना था, जबकि यह शहर वैसे बहुत शहर नहीं, जबकि कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, जबकि ज्यादा जान पहचान होने के बाद भी मैं अनाज उसी भाव से खरीदूंगा जिस भाव से कोई जैसे वह खरीदता है, जिसे मैं नहीं जानता या वह जिसे कोई जानता है। 25-30 वर्षों से उसी दुकानदार से सामान खरीद रहा हूँ। 25-30 वर्ष रहकर इस बहुत शहर नहीं में चावल और नमक खरीदते हुए दुकानदार के सामने निरुपाय, यानी बिना कोई उपाय के 25-30 वर्षों का आदिवासी हुआ हूँ। यद्यपि आदिवासी की बात उन्होंने कही है कि आदिवासी को जिसमें दिया जा रहा है, जितना पैसा लिया जा रहा है, वो उसी में अनाज खरीद रहा है, वो उसमें कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा है उन बनियों से। ये बात उन्होंने, ये कहते हैं ना कि आदिवासी के बारे में भी कही है इस तरह से। ठीक है, एक आखिरी कोई कविता। हाँ, ईश्वर अब अधिक है, ये कविता छोटी सी मैं पढ़ देता हूँ। ईश्वर अब अधिक है। ईश्वर अब अधिक है, सर्वत्र अधिक है, निराकार साकार अधिक, हर एक आदमी के पास बहुत अधिक है, बहुत बंटने के बाद बचा हुआ बहुत है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग अधिक बाकी है। इस अधिकता में मैं अपने खाली झोले को और खाली करने के लिए भय से झटकारता हूँ कि जैसे कोई निराकार झड़ जाता है। यानी कि भय से झटकारता हूँ तो निराकार झड़ जाता है, साकार रह जाता है। मतलब मेरे अंदर भी एक डर है कि यदि मैं ईश्वर को नहीं मानूं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ कोई काम हो जाए। ये वो सवाल उठाते हैं कि ईश्वर अब अधिक है, मुझे भी डर लगने लगा है मेरे होने का, तो मैं ईश्वर से सहायता मांगता हूँ, ये वो कह रहे हैं। ये कविता तो बड़ी मौजूद है जी। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हम लोग आगे भी संवाद जारी रखेंगे। आपने बहुत आपने समय दिया, बहुत अच्छे ढंग से जो आपने समझाया कि विनोद कुमार शुक्ल के लिए दरअसल कविता क्या है। जी बिल्कुल जी। जी आभार, नमस्कार। जी नमस्कार जी।